तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कि वाईआरपी का मोटिव क्या है, वाईआरपी की तरफ से आपको ये कोर्स क्यों ऑफ़र हुआ। ये कोर्स बेसिकली वाईआरपी की तरफ से ऑफ़र करा गया है यूथ को डेवलपमेंट करने के लिए, ये लोग यूथ के पास स्किल प्रोवाइड करने के लिए, यूथ को फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के लिए। तो ये कोर्स वेब डेवलपमेंट का है, इसमें हम लोग मर्न स्टैक और मेवन स्टैक सिखाएंगे आपको पूरा। तो स्टार्ट करते हैं वाईआरपी फाउंडेशंस। ये बेसिक इंट्रो है, अगर आप देख सकते हैं मेरा नाम समीर एजाज है और मैं 2 ईयर से प्रोफेशनली इस स्टैक पे काम कर रहा हूँ। बाकी दूसरे हमारे टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, उससे हम अब्दुल खालिक वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं। बाकी फुल स्टैक के कोर्स में हम लोग का ये सब टॉपिक्स कवर्ड होंगे और हम लोग का मोटिव होगा कि हर टॉपिक के बाद एक असेसमेंट या क्विज़ लें और आप लोग को भी ज़्यादा अच्छे से स्किल्स आएँ इस तरीके से, और आप लोग पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े और सारे टॉपिक्स हमारे जल्दी कवर्ड हों। ओके, इस कोर्स में ज़्यादातर हम लोग का सेल्फ लर्निंग पे हम डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम होगा नहीं कि हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर सकें, तो सेल्फ लर्निंग इसमें ज़्यादा होगी। सही है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग HTML की तरफ आते हैं। इस कोर्स के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्वर। तो इसके लिए आपको वेट एक मिनट, एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज। वेट, एक स्टूडेंट को मसला आ रहा है, उनको ज्वाइनिंग लिंक नहीं मिल रहा। ये जो सारी क्यूरीज होती है ना कि ज्वाइनिंग लिंक नहीं मिल रहा या फिर कुछ और, तो फिर इसको पहले ही रिजॉल्व कर लिया करें उससे पहले से ही, वरना बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं। Wait, ओके, सो इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड का होना लाजमी है। IDE का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्वर। वेट, मैं पीछे का बैकग्राउंड बंद कर दूँ ताकि आप लोग को सही से विजिबल हो। ये वाला IDE है और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ओके, सो आप जैसे ही ये प्रेस करेंगे, सबसे पहले आपका ही ऊपर आ जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर मैक, लिनक्स एंड विंडोज़। इसके लिए आप विंडोज़ 10 से इंस्टॉल कर लें। इसके बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, नॉर्मल सा सेटअप रन होगा आपके पास, वो सेटअप रन कर लें। उसके बाद जैसे आपके पास डाउनलोड होगा तो आपके पास ये शॉर्टकट बना हुआ आ जाएगा, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा, उसको मेक श्योर कि आप वो टिक करें ताकि आपके पास ये शॉर्टकट बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो मेरे पास अगर देखिए विंडोज 7 है तो उसके अंदर क्या होगा? विंडोज़ 7 के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। यहाँ पे जाएंगे आप, विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे। सही है, जी। विंडोज़ 8 9 10 इसके लिए आप यहाँ पे फॉर विंडोज़ 7 कर देंगे। सही है, 32 बिट है, 32 बिट वाले पे कर दिएगा या उस पर, तो यहाँ पे सारे वर्जन अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, मैंने डाउनलोड तो कर लेकिन ओपन नहीं होता, पता नहीं क्यों। ये आप क्यूरी थोड़ी उसके बाद बता दिएगा। सही है, सही ये है। आपके पर्सनल रिजॉल्व हो जाएगी। तो फिर ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास डेस्कटॉप पे ये वाला आइकन आ जाएगा। अब सबको न्यू फोल्डर तो बनाना आता होगा आई सपोज़, या नहीं आता। सो अगर नहीं आता तो हम
वो भी कर देते हैं, वो भी सिखा देते हैं कि राइट क्लिक ऑन एनी डेस्कटॉप एम्प्टी स्पेस एंड प्रेस ऑन न्यू एंड फोल्डर। इस तरह से आप फोल्डर का नाम दे दें वेब डेवलपमेंट और एनीथिंग एल्स। ओके, सो वह और फोल्डर ओपन करने के लिए आपका जैसे ये IDE ओपन कर दिया आपने विजुअल स्टूडियो कोड का। इसमें 3 तरीके होते हैं फोल्डर ओपन करने के लिए। यहाँ पे एक तो फाइल पे क्लिक करके ओपन फाइल या ओपन फोल्डर के आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ओपन फोल्डर हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके जैसे वेब डेवलपमेंट हम लोग ने ये न्यू फोल्डर बनाया है तो ये फोल्डर ओपन कर लेंगे। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि ये आपका वेब से ये आपने फोल्डर ड्रैग करा और आइकन पे ड्रॉप कर दिया। ओके, ये 2 तरीके होते हैं। अब थर्ड तरीका जो हम लोग रिएक्ट में ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे फोल्डर किसी ड्राइव में पड़े हुए होते हैं या कहीं पे अंदर पड़े हुए होते हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, ये हम लोग इतना लंबा नहीं करते, तो हम लोग के जो फोल्डर ओपन होता है उस पर जाके CMD लिखते हैं, जिससे कमांड प्रमोट की एक विंडो ओपन हो जाती है। फिर इसमें हम लोग कोड डॉट करते हैं, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ये वाला फोल्डर ओपन कर देता है। ओके, तीनों तरीके ये होते हैं। सो ये हम लोग के 3 तरीके हो गए। अब इसमें फ़ाइल बनाने के भी 3 तरीके होते हैं, कि 2 तरीके होते हैं। आप नॉर्मल नोटपैड खोल के उसमें फ़ाइल बना के उसका एक्सटेंशन .html करके सेव करें, या फिर इधर से ही न्यू फाइल का ऑप्शन है ये ऊपर, इसको प्रेस करेंगे या इसके ऊपर होवर ही करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बता देता है कि ये सेल्फ डिफाइन कर देता है कि ये करता क्या है। तो अभी हम लोग का ये है ऑप्शन न्यू फाइल के लिए। इसी फोल्डर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, और न्यू फोल्डर इस फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करना है तो ये ऑप्शन करता है। हम लोग को अभी फ़ाइल क्रिएट करनी है तो हम लोग ने इस ऑप्शन पे क्लिक करा। यहाँ पे हम लोग के पास एक इनपुट बॉक्स आ गया और फाइल के साथ। अभी देखें, अगर हम लोग ने कुछ भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं करा हुआ .html या .css एक्सटेंशन से फ़ाइल की टाइप चेंज हो जाती है कि आप फाइल किस तरह से सेव करें या क्या करें, इस वजह से। तो अभी सबसे पहले हम लोग को जब ये इनपुट बॉक्स आता है तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को फ़ाइल का नेम डिफ़ाइन करना होता है कि फ़ाइल का नाम किस नाम से। जैसे हम लोग ने यहाँ पे कर दिया होम पेज होम पेज कर दिया, ये फ़ाइल का नेम आ गया। अब फ़ाइल किस तरीके से सेव करेंगे, अगर हम लोग नॉर्मल इस तरीके से सेव करते हैं, बस इसमें एंटर दबा दें तो ये एज अ टेक्स्ट फाइल सेव होगी, कोई और फाइल सेव नहीं होगी। ओके, पर अभी हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करनी है HTML की फ़ाइल। तो हम लोग को यहाँ पे .html लिखेंगे तो ये HTML के एक्सटेंशन पे कन्वर्ट हो जाएगी फ़ाइल। ओके, तो ये वेब पेज पे एक फ़ाइल सेव हो जाएगी हमारी ड्राइव पे। अगर मैंने ये देखें .html के कर दिया और एक हम लोग होम पेज नॉर्मल फ़ाइल बना देना, सही, होम पेज नॉर्मल का नाम दे देना। अब मैंने ये 2 फाइल क्रिएट कर दी। अगर हम लोग इस फोल्डर में देखेंगे हमारी दो फाइल कन्वर्ट बंद हो गई, पर एक किस एक्सटेंशन की है टाइप, ये देखें क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, एक HTML डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, और सेकंड फ़ाइल है नॉर्मल फ़ाइल। सही है, ये सिर्फ नोटपैड पे अगर खोलेंगे तो ऐसी फ़ाइल खुल जाएगी। सिंपल नोटपैड की फ़ाइल होती है, सिंपल टेक्स्ट की फ़ाइल होती है। और दूसरी हमारी जो फ़ाइल होती है वो होम पेज की वेब की HTML फॉर्मेट में सेव होती है, कि हम लोग अगर ये प्रेस करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ही खुलेगी, क्योंकि इसका एक्सटेंशन .html है। HTML से बहुत एक्सटेंशन से बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो फ़ाइल को डिफ़ाइन करने में, फ़ाइल को कंपाइल करने में, फ़ाइल को रन करने में बहुत काम आता है इसमें कंप्यूटर में। तो अगर हम लोग इस फ़ाइल का किसी फ़ाइल का अगर एक्सटेंशन रखते हैं, देखें ये होम पेज स्टाइल .css जो है वो स्टाइल शीट का एक्सटेंशन होता है। इसका भी मल्टीपल एक्सटेंशन होते हैं, SCSS भी होता है, CSS भी होता है और लेस भी होता है। ये CSS की डिफ़ाइन अलग तरीके की वो हैं लैंग्वेजेस, जो CSS की भी मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा।
ओके, सो फॉरवर्ड कर देंगे। ये CSS की फ़ाइल का हम लोग ने देखें एक्सटेंशन डॉट CSS लिखा, तो इसका ये जो लोगो होता है ये चेंज हो गया, ये 3 टाइप हो गया ये, क्योंकि HTML अभी 3 चली है, मेरे पास थीम डाउनलोड हुई है, इस वजह से ये 3 टाइप हो गया। इसी तरह से HTML5 अभी लेटेस्ट चली है, तो फिर ये HTML5 के फॉर्मेट में सेव हुई है। इसी तरह से अगर मैं जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन लगाता हूँ होम पेज JS डॉट करके, जो हम आगे लिखते हैं फाइल नेम के बाद, वो एक्सटेंशन होता है। अगर हम लोग इसको डॉट JS कर दूँगा, ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो गई। सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? जी 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 जी। ओके, सो हमारी यहाँ तक फ़ाइल के एक्सटेंशन की बात हो गई है। ये अभी हम लोग डिलीट नहीं करते, ये आगे काम आएगी। सही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बात टेम्पलेट पे, HTML के टेम्पलेट पे। HTML के टेम्पलेट में होती है बेसिक में 3 चीज़ें। एक तो HTML का टैग, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता। 2 तरीके के टैग होते हैं HTML में, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं और एक नॉर्मल टैग्स होते हैं। नॉर्मल टैग ये वाले के मतलब उनको उनके लिए एक और टैग बनाना पड़ता है क्लोज करने के लिए, और सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं इनपुट टाइप के। इनपुट का जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कि मतलब वो अपने टैग के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं। डिफरेंस दिख रहा है दोनों सेल्फ क्लोजिंग टैग में और नॉर्मल टैग में? हेलो। जी जी। ओके, सो सेल्फ क्लोजिंग टैग और ये वाले टैग में आप लोग को डिफरेंस दिख रहा है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब टेम्पलेट पे वापसी आ जाते हैं। टैग्स को आगे डिफाइन और कर देंगे। इसमें HTML के टैग में आता है 2 टैग्स, हेड का टैग, और हेड के टैग के बाद आता है बॉडी का टैग। ये बेसिकली एज अ ह्यूमन बॉडी की तरह है। आपको अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको डिफाइन हो जाएगा कि ये देखें, ये एक ह्यूमन है, इतना ह्यूमन है। सही है। ये ह्यूमन में सबसे पहले आता है हेड, हेड के बाद आती है पूरी जो होती है बॉडी। सही है। तो इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। जो जो चीज़ें लिंक होती हैं ब्रेन से, जो चीज़ें प्रोसेसिंग करनी होती है, जो चीज़ें डिफ़ाइन करी होती है, जो स्टाइलिंग वगैरह करी होती है कि भाई जी आगे हादिया मैं रिपीट कर दूंगा टेक्स्ट को। जो चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती है वो आती हैं हेड के टैग में, कि मतलब जो आपकी आंखें होती हैं वो भी हेड में ही होती हैं ना, मतलब मुंह पे ही होती हैं, बॉडी पे तो कहीं नहीं होती। तो इसी तरह से जो आपके फीचर्स होते हैं वो हेड के टैग में आते हैं। इसी तरह से हम लोग का जो यहाँ पे ये चीज़ आती है, ये कहलाता है टाइटल। ये आती है हेड के टैग में। हेड के टैग के अंदर एक टाइटल का टैग आएगा, जो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होगा, नॉर्मल टैग होगा। इसमें अगर हम जो भी टाइटल लिखेंगे वो हेड के इस टैग में आएगी। इतनी चीज़ जो होती है ना, ये चीज़, ये होता है हेड का टैग। इसको दूसरे पेज से लिंक करना, इसमें स्टाइल शीट को लिंक करना, इसमें CSS को लिंक करना, सब यहाँ पे होता है हेड के टैग में। हेड के टैग में। सही है। और जो भी चीज़, ये जो वाइट डिस्प्ले आपको दिख रहा है, ये है बॉडी का टैग। जो भी सारी चीज़ें हमारी होती हैं डिस्प्ले, टेबल्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, मल्टीपल थिंग्स, इमेजेस वगैरह, वीडियोस, सब बॉडी के टैग में आता है, और वो होती है यहाँ पे शो, बॉडी का टैग। अब हम लोग ने यहाँ पे वापसी आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ने टाइटल में कुछ भी लिख दिया, वेब डेवलपमेंट क्लास 1। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट क्लास 1 कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ने सेव करा, यहाँ गूगल पे आके हम लोग ने रीलोड करा। यहाँ पे अभी देखिएगा ये फ़ाइल का नाम आ रहा है, जो हम लोग ने जिस नेम से फ़ाइल सेव करी है वो नेम आ रहा है अभी यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे रीलोड करा, क्योंकि सेव करने के बाद रीलोड करनी होती है, या लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें या फिर रीलोड कर लें। मैंने जैसे ही रीलोड करा, ये देखें चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेड के टैग में डिफ़ाइन कर दिया है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। सो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। हेड के टैग में बाकी लिंक्स वगैरह होते हैं, कि
स्टाइल शीट को लिंक करना, CSS की मतलब स्टाइल शीट बोल रहा हूँ मैं, CSS की फ़ाइल को लिंक करना, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करना या किसी दूसरी फ़ाइल को लिंक करना, यहाँ सब हेड के टैग में होता है। और लिंक, वो वाले लिंक सिर्फ जो बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, जो बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे वो वाले लिंक। किसी और पेज को लिंक करना वो बॉडी के टैग में ही होता है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई? जी जी सर। चलें थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अभी हेड के टैग में सिर्फ टाइटल को रखते हैं, बाकी आगे जावास्क्रिप्ट वगैरह को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी हम लोग बॉडी के टैग में आ जाते हैं दोबारा। बॉडी के टैग में अगर आप लोग ने असेसमेंट करा है, जैसे 3-4 ने करा है, तो रिस्पॉन्स आया, ये अच्छी बात लगी। तो इसमें मल्टीपल टैग्स होते हैं। हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं। अगर आप ये यूज़ करना चाहेंगे तो ये देखिए मैंने आपके लिए डिफ़ाइन कर दिया सब। ये सेल्फ हेडिंग से टैग जो होते हैं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होते, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। अच्छा, जो टैग्स जो होते हैं ये एलिमेंट्स बनाते हैं। जो एक टैग जो कंप्लीट टैग होता है, जैसे ये एक टैग है, ये कहलाता है एक एलिमेंट। सही है, इस एलिमेंट के अंदर ये इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये एलिमेंट क्लोजिंग टैग और ये ओपन टैग। अब जो इसमें HTML में दो तरीके के टैग होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो अपने आगे किसी और टैग को आने नहीं देते। वो बोलते हैं कि भाई ये पूरी जगह मेरी है। जैसे पैराग्राफ आप लोग एंड कर रहे होते हैं तो पैराग्राफ के आगे कुछ नहीं लिख रहे होते। जैसे एप्लीकेशन आप लोग लिख रहे होते हैं, उसमें डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, उसके आगे कुछ नहीं लिख रहे होते, या फिर नीचे वगैरह। तो एक फॉर्मेट होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कि उसके आगे कुछ नहीं आता। इसी तरह से जो हेडिंग्स के टैग हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, ये अपने आगे देखें किसी को भी नहीं, दूसरे टैग को नहीं आने देते। दिख रही है आपको डिफरेंस, दिख रहा है हेडिंग्स के टैग्स में H1 से H6 तक का? जी जी सर। जी सर। कि H1 का टैग सबसे बड़ी हेडिंग्स है, H1 का टैग उससे छोटी, फिर छोटी छोटी होके H6 तक के जा रही होती है। इसी तरह से पैराग्राफ के लिखने के लिए P का टैग यूज़ हो रहा होता है। ये पैराग्राफ का टैग। अभी देखें, अभी मेन डिफरेंस ये है कि हम लोग ने जो सिर्फ टाइटल लिखा है, टाइटल हम लोग ने हेड के टैग में लिखा है। बाकी जो हम लोग बाकी हेडिंग्स वगैरह लिख रहे हैं, जो हम लोग को बेसिकली इस वाइट एरिया में लगानी होती है, ये आ रही होती है बॉडी के टैग में। क्योंकि ये जो हमारी वाइट एरिया है ना, इतना सारा वाइट एरिया, ये है हमारा HTML का बॉडी टैग, हमारा वेब डॉक्यूमेंट का बॉडी टैग। अब टैग डिफाइन हो गए आपको? जी 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 क्लियर है। सही। जी अब सर। अभी हम लोग ने जितना यूज़ करा ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसको आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, जैसे ब्लॉक लेवल टैग को हम लोग इनलाइन टैग भी बना सकते हैं। वो CSS में आगे हम लोग और डिफ़ाइन करेंगे, वो CSS प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफ़ाइन करनी होती है। तो फिर हम लोग फिर आ जाते हैं पैराग्राफ के टैग में। जैसे लिख देते हैं हेलो लॉरेम। लॉरेम एक तरह से डमी डेटा होता है, डमी टैग्स होते हैं कि अगर आपको कोई टैग्स नहीं लिखना हो, इसको लॉरेम लिख दें और मल्टीप्लाई बाय जितना लिखना हो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो इतना सारा लॉरेम आ जाएगा। तो फिर ये देख रहे हैं लॉर पैराग्राफ जो है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि ये यहाँ पे एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ, ये इसने यहाँ से अपने आगे से इसको कंटिन्यू नहीं करने दिया क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसी तरह से जो स्पैन का टैग है, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, हम लोग आ जाते हैं स्पैन के टैग पे। स्पैन जो है ये पैराग्राफ की टैग की तरह ही होता है, पर ये कि इनलाइन स्टाइलिंग पे आ जाता है, इनलाइन टैग कहलाता है ये। अगर मैं लिखूँ हेलो
आई एम स्पैन 1, इसके लाइन ब्रेक करके लिखूँ हेलो आई एम स्पैन 2। अब ये मैंने रीलोड करा, ये देखें स्पैन 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ था, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो इसके आगे से ही स्पैन 2 कंटिन्यू हो गया। इसमें अगर आप हेडिंग्स में देखेंगे, हेडिंग्स में नहीं हो रहा। अगर हम लोग ये वाले इस पे देखेंगे पैराग्राफ पे, ये वाला स्पैन इस पैराग्राफ के आगे नहीं कंटिन्यू हो रहा, क्योंकि पैराग्राफ ने पूरी लाइन कंज्यूम करी हुई। इसको करने के लिए मैं आपको अभी एक स्टाइल करके दिखा देता हूँ। स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये CSS से ही आगे डिफाइन करूँगा मैं, अभी ये बस आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, मैंने आप लोग के लिए ज़्यादा विजिबल कर दिया है कि ये हेडिंग 1 का टैग है, ये पूरी अपने आगे लाइन ले रहा है, चाहे ये डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना कंटेंट इसके अंदर आ रहा है, कि आगे जगह बच रही है नहीं बच रही, ये पूरी लाइन कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह से ये जो स्पैन का टैग है, ये ये डिपेंड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट पे कि इसके अंदर कितना कंटेंट आ रहा है, उसके आगे से ही दूसरा स्पैन कंटिन्यू हो रहा है। ये डिफरेंस है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का। और अगर आप लोग को ये कंटिन्यू हो गया है तो हम लोग इनपुट की टाइप के पास चलें। जी क्लियर है। जी जी। कहीं पे लगे कि हम लोग तेज़ चल रहे हैं तो बता दिएगा, हम लोग थोड़ा स्लो हो जाएंगे। ओके। अब ये तो हो गया सिर्फ डिस्प्ले के लिए। अब हम लोग को नीड होती है इनपुट लेने की यूज़र से। हम लोग वेब 1 पे नहीं है कि बस ईमेल्स वगैरह शो कर दें, ये सब वेब 2 पे हम लोग को के इनपुट्स वगैरह लेने होते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होती है। तो इसके लिए हम लोग आता है हम लोग के पास इनपुट का टैग। अच्छा, इनपुट के टैग में आप गौर करिएगा, क्योंकि इनपुट के टैग में मैं आपको लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे एट्रीब्यूट्स। टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये देखें इनपुट का टैग भी इनलाइन टैग है कि अगर मैं इसके आगे कोई एक और टैग लगाऊंगा तो फिर इसके आगे से ही बनेगा, इनलाइन लेवल टैग है। तो अब ये देखें इनपुट का अगर जो डिफ़ॉल्ट टैग्स होता है, डिफ़ॉल्ट टैग होता है, ये होता है स्ट्रिंग के टाइप। जो अब आप करेंगे तो स्ट्रिंग के। इसी तरह से अगर मैं इसमें एट्रीब्यूट डाल दूँगा, जैसे ये मैंने स्टाइलिंग करी है ना टैग के अंदर, कि मतलब जहाँ पे टैग ओपन है उसी के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट डाला। ये जो ये चीज़ है ना, ये होती है एट्रीब्यूट्स। टैग की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, जैसे टाइप आ सकती है, स्टाइल आ सकता है, कोई फंक्शन आ सकता है जावास्क्रिप्ट का। इसी तरह से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है। इस तरह से अगर मैं इसमें कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाऊंगा, इतने सारे ये एट्रीब्यूट आ गए। ये देख रहे हैं, आईडी का एट्रीब्यूट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप क्लास ऑन क्लिक का आ गया, ऑन चेंज का आ गया, ऑन ड्रैग का आ गया, ऑन ड्रॉप का आ गया, ऑन फोकस का आ गया, ऑन लोड, ये सारे आगे हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें एक क्लास का एक एट्रीब्यूट होता है, ये हम लोग CSS के लिए यूज़ करते हैं, क्लास और आईडी। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट के टैग में मैं आपको टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा रहा हूँ। ये हम लोग ने टाइप डाली, इतनी सारी टाइप आ गई इनपुट की। बटन टाइप भी हो सकती है, चेक बॉक्स भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, डेट हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है, डेट टाइम लोकल हो सकती है, ईमेल टाइप हो सकती है, फ़ाइल भी हो सकती है। अब देखें एक एट्रीब्यूट मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइल पे करा, रीलोड करा, ये आपकी फ़ाइल का एट्रीब्यूट आ गया। ये आपका पूरा जो इनपुट बॉक्स है ना, ये फ़ाइल पे कन्वर्ट हो गया कि अब आप इसमें फ़ाइल इनपुट कर सकेंगे। इस पर क्लिक करा मैंने, ये देखें फ़ाइल आ गया। सही है, आपकी लोकल वो हो गई इमेज 1, पता नहीं कौन सी है, ओपन कर दी। ये यहाँ पे इसकी कैप्शन आ गया कि मैंने कौन सी ओपन करी है। इसी तरह से मैंने इसका एट्रीब्यूट चेंज करा। ये सिर्फ एक एट्रीब्यूट चेंज करने की वजह से देखें कितनी सारी डिफरेंस आ जाता है। इसका मैंने चेक बॉक्स पे कर दिया, ये फाइल हटा के मैंने चेक बॉक्स पे कर दिया। ये देखें चेक बॉक्स जो नॉर्मल चेक बॉक्स होता है वो बन गया। इसी तरह से मैं रेडियो पे कर देता हूँ, रेडियो, ये देखें गोल सा एक जो आ रहा होता है मल्टीपल, वो हो गया।
इसी तरीके से मैं कलर पे कर देता हूँ। अब ये कलर पिकर बन गया, ये देखें कलर चेंज हो रहा है। ये वहाँ पे इनपुट कलर्स ले रहा होगा। इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब एट्रीब्यूट एक टैग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़ा सा एट्रीब्यूट चेंज करते हैं पूरा टैग चेंज हो जाता है। अब इसको हम लोग रेंज कर देते हैं। अब ये एज अ रेंज का हो जाएगा। ये देखना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैंने, ये ड्रॉप कर दिया, ये ड्रैग, ये ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, इस तरीके से। इस तरीके से एक और टैग होता है बटन, बटन का टैग। आप इनपुट टाइप को एज अ बटन कंसिडर करना सही नहीं होता, कि मतलब अगर ये कर देंगे तो ऐसा होता है। इसमें इनपुट टाइप में एक और होता है एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर का, सही है। अभी बटन को थोड़ा कमिट कर देते हैं। प्लेस होल्डर के उसमें, प्लेस होल्डर के इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जो भी इनपुट करेंगे, हेलो आई एम जस्ट प्लेस होल्डर कर देते हैं, ओके। ये देखें जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है ना, फेसबुक वगैरह पे आप देख रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे होते हैं, टाइप ऑफ मैसेज वगैरह, ये सब ये प्लेस होल्डर कहलाते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके कुछ भी लिखना शुरू करूँगा वो पीछे से गायब हो जाता है, लाइक दिस। और मैंने ये टैग को एम्प्टी करा, फिर से वो आ जाता है। अच्छा, ये फाइल जो है ये पीछे गेट नहीं होती प्लेस होल्डर के, इसके अलग प्रॉपर्टीज से गेट कर सकते हैं अगर आपको प्लेस होल्डर लेना होता है। बाकी हम लोग प्लेस होल्डर गेट नहीं करते, तो इतना कर देते हैं। बाकी प्लेस होल्डर के अलावा और भी इतने सारे ये टैग, इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करके देखें क्या होता है। ऑटो कंप्लीट भी होता है, ऑटो फोकस भी होता है। क्लास एट्रीब्यूट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीएसएस में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लास और आईडी, क्लास और आईडी सीएसएस के लिए भी यूज़ होती है, और आईडी जो है और क्लास जो है ये उसके लिए भी यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट के लिए। कि अगर किसी एलिमेंट पे हम लोग को गेट करना है तो हम लोग एज एन आईडी कर रहे होते हैं या एज एन क्लास गेट कर रहे होते हैं। आईडी सब टैग्स की यूनिक होनी चाहिए। यूनिक टैग, यूनिक आईडी ये होगी कि अगर हम लोग को एक टैग पे एक फंक्शन कॉल करना है तो उस टैग को हिट करने के लिए आईडी चाहिए होती है, एक यूनिक चीज़ चाहिए होती है। वरना अगर हम लोग सिर्फ एलिमेंट का नाम लिख दें कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉट गेट एलिमेंट H1, तो इस तरह से ये होगा कि सारे जितने भी ये हेडिंग से H1 के टैग होंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा फंक्शन। हम लोग को ये नहीं करना होता, हम लोग को आईडी से करना होता है कि आईडी लिखें, आईडी और इन्वर्टेड कॉमर्स में उसकी आईडी लिख दें, आईडी इनपुट 1। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में मैं फंक्शन इसकी वैल्यू वगैरह सब गेट कर सकता हूँ। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं हम लोग। आईडी का टैग समझ में आ गया प्लेस होल्डर का? जी यस समझ सर। आ गया। चलने से एक और टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है क्लास का। क्लास में सीएसएस के लिए ज़्यादातर हम लोग क्लास यूज़ कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास बना दें, फिर इसमें उस क्लास को दे दें। मतलब एक कलर है हम लोग ने, जैसे यहाँ पे रेड ब्लू दिया हुआ है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे क्लास बना के डॉट डॉट करके क्लास एक्सेस होती है, डॉट रेड। ये सीएसएस में मैं आगे सिखाऊंगा, अभी इस पर नहीं जाइएगा, मैं एज एन बस एट्रीब्यूट समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग ने जो प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखी थी बैकग्राउंड कलर रेड, रेड क्लास बन गई, डॉट ब्लू बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये दो क्लास बन गई। अब यहाँ पे लिंक कराने के लिए लिंक कर देंगे हम लोग, फिर रिलेशन बता देंगे, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट आरिफ।
डिफरेंस दिखा आप लोग को? CSS हम लोग इस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं। जो मैंने अभी पहले यूज़ करी थी ये वाली, ये है इनलाइन CSS, और अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये होती है एक्सटर्नल CSS। मैं आगे डिफाइन करूँगा नेक्स्ट क्लास में, मैं सिर्फ एट्रीब्यूट के हद तक बता रहा हूँ और हम लोग को क्यों ज़रूरत है इस वजह से ये बता रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ ये कलर था कि अगर मुझे हेडिंग्स वगैरह के इसमें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, लार्जर कर दें, फिर इसमें ब्लू वालों में छोटा करना है फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉलर कर दें, एक्स स्मॉल कर देते हैं। ये देखना इस वजह से कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक क्लास पे अप्लाई हो सकती है। इसी तरह से हम लोग को अगर आईडी करनी होती है वो आगे का है, फिर वापसी हम लोग इधर उधर निकल जाएंगे, वापसी हम लोग एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं। इस तरीके से एक और चीज़ जो हेड के टैग में है हम लोग ने लिंक कराई है ना स्टाइल शीट, जो हम लोग ने ये वाली जो स्टाइल शीट, ये वाली जो फाइल है लिंक कराई है, ये देखें हेड के टैग में ही कराई है। अगर मैं बॉडी के टैग में कराता हूँ चलेगी तो फिर भी, पर अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। पर हम लोग यहाँ ये सारी जो लिंक्स होता है ये होते हैं हेड के टैग में। अब चलनी नहीं चाहिए पर चल लिए, हैरत की बात है, कुछ अपग्रेडेशन हो गई होगी जो मुझे नहीं याद। तो अभी हम लोग बस इसको रेड ब्लू रखते हैं, रेड ब्लू, और फ़ॉन्ट कलर इन दोनों उसका कर देते हैं वाइट, ताकि हम लोग को इन कलर पे दिखे। वाइट नहीं कुछ और कर देते हैं। या कोई कलर बता दो, मैं लिख रहा हूँ। ब्लैक। यार ब्लैक दिख रहा है पर काफ़ी ग्रीन करना, डिफ़ॉल्ट ग्रीन शो हो जाएगा। पिंक कर लें, पिंक और येलो। सही है। ओके तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इनपुट के टैग में ये होता है, सारी एट्रीब्यूट समझ में आ गए हम लोग एट्रीब्यूट क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेस वगैरह करने के लिए या फिर प्लेस होल्डर जी जी, वगैरह ये सब। आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं बटन पे। बटन सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये खुद इस बटन के टैग को क्लोज़ करना होता है, फिर इसके बीच में जो बटन पे करना होता है या फिर जो आपको कैप्शन देना होता है बटन के लिए वो होता है। जिस तरह से इनपुट के लिए प्लेस होल्डर है कि जो इसमें लिखना होता है ये लिख लो, पर हम लोग को बटन में लिखना नहीं होता तो इसमें नॉर्मल सही होता है। क्लोज का पर हम लोग बटन बना दें, ये बटन बन गया। अच्छा इस पर देखें, इस पर आ रहे हैं हमारा, तो ये जो एरो होता है ये इनपुट पे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आई पे जो ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो इस तरीके से जबकि हम बटन पे जा रहे हैं तो एरो एरो ही रह रहा है, क्योंकि ये बटन है एक और ये इनपुट का डिफरेंस है। और इस पे आ रहे हैं तो फिर ये एज टेक्स्ट है तो फिर इस वजह से आई पे कन्वर्ट हो रहा है। अब बटन पे जो हमारे मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं हम लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है ऑन क्लिक, ऑन सेलेक्ट या फिर ऑन प्रोग्रेस वगैरह ये सब भी होते हैं, ऑन की प्रेस भी होता है। पर हम लोग का मेन जो होता है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक करके, और जो जावा स्क्रिप्ट का हम लोग को फंक्शन कॉल कराना होता है। जैसे अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन इसमें चलते हैं या नहीं चलते, कौन वन, इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देंगे स्क्रिप्ट के उस पर, स्क्रिप्ट इसमें देख लेंगे। एक मिनट में पानी पी लूँ, एक मिनट।
ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट के उसमें आते हैं, स्क्रिप्ट src और स्क्रिप्ट करके देखते हैं रीलोड। ये देखें, देख रहे हैं ऑन क्लिक के फंक्शन से क्या हुआ। अभी वो जावा स्क्रिप्ट तो उस पर नहीं जाए, मैं बस एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ कि ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट पे क्या हुआ है कि हम लोग ने एक जावा स्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट बनाया और उस पर क्लिक कर दिया। उस पर क्लिक का हम लोग ने एक फ़ंक्शन बना दिया कि इस वजह से हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज़ भी चाहिए होते हैं। जैसे फॉर्म के लिए, फॉर्म पे अगर इन सब में कुछ इनपुट करा हो और फिर यहाँ पे क्लिक करनी हो, वैल्यू चाहिए हो, तो इस वजह से हम लोग एट्रीब्यूट डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को इतना? जी। अभी सिर्फ एट्रीब्यूट तक जाइएगा, ये सब पे नहीं जाइएगा। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ किस वजह से यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट्स। बाकी क्लास का भी एट्रीब्यूट आप लोगों को पता चल गया है। आईडी का, अभी आईडी पे भी थोड़ा सा एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर हमें कोई फंक्शन लेना होता है, लेट करते हैं हम लोग इनपुट का, इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देख रहे हैं एलिमेंट बाय क्लास नेम आ रहा है, एलिमेंट बाय टैग नेम आ रहा है, एलिमेंट बाय टैग नेम आ रहा है। ये सारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, पर अभी इन पे नहीं जाएं। अभी बस मैं आप लोग को आईडी के वो बता रहा हूँ, आईडी के एट्रीब्यूट का। यहाँ पे आईडी लिख देंगे हम लोग, हम जो सेम आईडी जो हम लोग ने यहाँ पे दी इनपुट टैग 1। अब इस पे आए जावास्क्रिप्ट की फाइल पे, ये देखें इन सब का आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो हम लोग ने इनपुट लिया है, इनपुट यहाँ से इनपुट उठाया है, ये इसको उठा लिया। अब हम लोग को इसकी कोई वैल्यू एक्सेस करनी है। यार ये अच्छा, जिसको भी अगर कोई क्यूरी वगैरह हो ना, तो कोशिश करें कि क्लास से पहले करें, क्योंकि बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं अभी भी। वैसे लॉगिन वगैरह की क्यूरी, विद इन क्लास की क्यूरी आप लोग कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास मैसेज ही आ रहे हैं क्यूरी के, वही मैं रिजॉल्व करूँगा। 1 मिनट रुकें। तो फिर हम लोग को यहाँ की इसमें जो आप लोग ने वैल्यू डाली है, कि मतलब अंदर जो हम लोग टाइप कर रहे होते हैं वो वैल्यूज़ ही तो होती हैं। तो इसको वैल्यू लेनी हो तो यहाँ पे डॉट वैल्यू कर दें, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम लोग में हेलो आई एम फंक्शन एंड गॉट वैल्यू फ्रॉम कर देते हैं ऐसे ही, इनपुट। अब यहाँ पे मैंने ये करा हेलो आई एम फंक्शन हो गया, पर वैल्यू नहीं आई। ओके, ये देख रहे हैं हम लोग ने यहाँ पे एक वैल्यू डाली, वैल्यू इनपुट करी। आईडी के टैग की मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ की जो आईडी है, इस इनपुट बॉक्स को हम लोग ने आईडी दी हुई है और इस पे हम लोग ने एक फ़ंक्शन रन करा हुआ है। ये फंक्शन है जो इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू है, ये वाली यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स में हम लोग वैल्यू डालेंगे,
देखिए हम लोग ने कहीं भी कोई भी एट्रीब्यूट में हम लोग ने डिफ़ाइन नहीं करा हुआ कि इनपुट बॉक्स में कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो ये बताए कि वैल्यू है। अगर वैल्यू का एट्रीब्यूट हम लोग डाल दें कोई, तो ये सिर्फ ये वाली वैल्यू उठाएगा जब तक कि वैल्यू चेंज ना हो। ये देखें, रीलोड करेंगे, प्लेस होल्डर गायब है, सिर्फ वैल्यू शो हो रही है। ये वैल्यू के एट्रीब्यूट का काम है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, प्री प्लेस वैल्यू जो होती हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग ने बटन पे कहीं भी डिफ़ाइन नहीं करा हुआ कि कौन से एट्रीब्यूट से वो लानी है, कौन से उससे लानी है। मैं चाहता मैं यहाँ पे स्पैन पे भी कर सकता था, सही है, और उस पे भी। पर जो डिफ़ाइन है ना, जो आईडी का टैग है, आईडी का जो टैग है ना वो डिफ़ाइन करता है, वो यूनिक रखना पड़ता है। इस वजह से अगर इस आईडी को और इस आईडी को सेम कर दूँ, हमारा जो वो होगा, हमारा जो ब्राउज़र होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन से वाले उससे बात कर रहा है, ये कौन सी वाली आईडी को उठाने की बात कर रहा है। इस वजह से हम लोग को आईडीज़ यूनिक रखनी होती है। समझ में आ गया हम लोग को टैक्स, आप लोग को टैक्स की वो। जी जी क्लियर है। तो हम लोग को आईडी यूनिक रखनी पड़ती है। एचटीएमएल का आप लोग को समझ में आ गया अभी यहाँ तक? जी जी, यहाँ तक आ गया HTML का। जी सर। तो फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लिंक करने के लिए। अब दूसरे पेजेस पे जाने के लिए हम लोग एक पेजेस पे अगर इतना सब कर रहे हैं तो दूसरे पेजेस की भी तो हमें नीड होगी ना। कि जैसे इनपुट का वो पेज होता है, कोई एक अलग पेज होता है, अबाउट का पेज होता है, होम का पेज होता है। अब पेजेस हम लोग यहाँ पे एक बना देते हैं। एक और हम लोग यहाँ पे फाइल HTML की क्रिएट कर देते हैं, अबाउट पेज डॉट, इसका फिर एक्सटेंशन हम लोग डालेंगे HTML, सही है। इसमें टेम्पलेट बनाने के लिए अगर आप शिफ्ट और 1 दबाएंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ले आएंगे और ये देख रहे हैं ये पूरा आपके पास ऑटो सजेशन आ गया, इस पर आप एंटर कर देंगे, ये आपका टेम्पलेट खुद बन जाएगा HTML का। ये जो पहली लाइन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको दिखा रहा होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। आप इसको वो भी कर दें और लैंग्वेज भी हटा दें, बस HTML का नॉर्मल कर दें। ये सेम मेटा टैग है, ये आपका विद डिवाइस वगैरह ये कर होता है, इसको भी हटा दें, लगे रहने कोई मसला नहीं होता। अब हम लोग टाइटल को देते हैं यहाँ पे अबाउट पेज। होम पे आते हैं, इसके टाइटल को हम लोग चेंज कर देते हैं होम पेज। बॉडी में सब हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, हेडिंग देते हैं हेलो आई एम अबाउट होम पेज, सही है। ये हमारा होम का पेज है अभी। अब हम लोग को जाना है दूसरे पेज पे, यहाँ पे हम लोग को कोई बटन वगैरह बनाना पड़ेगा या कोई लिंक बनाना पड़ेगा ऐसा कि हम लोग को दूसरे पेज पे जा सकें। इसमें भी एक अबाउट पेज में एक हेडिंग डाल देते हैं H1 हेलो आई एम अबाउट पेज। ओके, हमारे पास 2 पेज होगा, अबाउट पेज और होम पेज। अगर मैं यहाँ पे फोल्डर में जाऊँगा, ये देखिए हमारे पास 2 फाइल HTML के एक्सटेंशन से क्रिएट हो गई हैं, अबाउट पेज की और होम पेज की। अगर मैं दोनों फाइल ओपन करूँगा, ये अबाउट पेज की फ़ाइल है, इसका जो एड्रेस है ये अलग आ रहा है एंड में देखें, और इसमें जो ये होम पेज की फ़ाइल है इसका जो एड्रेस है ये अलग आ रहा है। हम लोग यूज़र्स को तो ये नहीं बोलेंगे ना कि भाई एड्रेस डालो, उसे क्या पता कि आपके कंप्यूटर में कौन सी फ़ाइल कहाँ पे सेव है। इस लिंक के लिए हम लोग के पास रिजॉल्व करने के लिए होता है एक अटैक, ये कहलाता है लिंक अटैक। ओके, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, अगर आप इसको सेल्फ क्लोजिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये दोनों टैग होते हैं। अभी सबको क्लियर है जो दिख रहा है?
अगर छोटा है बता दे, मैं और बड़ा कर दूँ। सही है, सही है। सही है सर। ओके, सो हम लोग में ए के टैग के लिए, जैसे हम लोग ने स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए करा एच रेफ। ओके, इसी तरीके से हम लोग को दूसरे पेज को लिंक करने के लिए होता है एच रेफ ही होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उस पेज का एड्रेस, कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे, आपके पास ये आपकी फाइल्स खुल गई जो विद इन अ फोल्डर प्रेजेंट है। ये है IDE का फ़ायदा। ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्वर इन्वायरमेंट का फ़ायदा है। ये फ़ायदा इस वजह से, अगर आप नोट पैड पर, जो बाकी के मेरे पास क्यूरीज आई थी कि नोट पैड पर वो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो उनके पास ना ये शो हो रहा था, ना टेक्स्ट के कलर डिफरेंट हो रहे थे दूसरी चीज़ों से, तो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं उसमें प्रोग्रामिंग, काफ़ी ढूंढना पड़ता है। तो IDE का ये फ़ायदा होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे अबाउट पेज पे लिंक कर दिया, एच रेफ में अबाउट पेज का। अबाउट पेज विद इन अ फोल्डर है, तो हम लोग को किसी स्लैश वगैरह की ज़रूरत नहीं डालनी पड़ी, बस लिंक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अभी रीलोड करूँ, अब हमारे पास लिंक तो है, पर ये टैग अगर यहाँ पे एम्प्टी है, तो कोई जगह ही नहीं है जिसको हम प्रेस करें कि वो हो जाए, दूसरे पेज पे लिंक हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे कोई डालते हैं टू अबाउट पेज। इससे देखें आपके पास यहाँ पे मैंने रिलोड करा, ये आ गया टू अबाउट पेज। देख रहे हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अच्छा, नॉर्मल हेडिंग में और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को? कोई अबाउट पे सर एक लिंक बना हुआ है। लिंक तो बना हुआ है, विजुअल डिफरेंस क्या है? तो कलर और साइज। जी, कलर एंड साइज। कलर साइज नहीं, सिर्फ कलर, कलर एंड अंडरलाइन। ये देखें ना, जी। अगर मैं इसमें पैराग्राफ का भी डाल देता हूँ कि आप लोग को ये ना लगे से कि स्पेन का टैग है, पैराग्राफ का डाल देना अलग करने के लिए। ये देखें, साइज सेम है, बस कलर और अंडरलाइन। अब देखें, मैं इस पेज पे क्लिक करूँगा ना, इस लिंक पे क्रिएट करूँगा। अभी एक और चीज़ का आपको विजुअल डिफरेंस दिखाता हूँ। एक बटन भी बनाते हैं, बटन। अब ये देखें, मैं पैराग्राफ पे लेके गया, मेरा कर्सर हो गया आई। मैं बटन पे लेके गया, मेरा कर्सर सेम रहा। सही है। अब मैं अब लिंक पे लेके जाऊँगा, मेरा कर्सर देखें प्रेस वाला आ गया, थंब वाला। तो अब मैंने यहाँ पे इस पर प्रेस करा, ये देखें अबाउट पेज पे चेंज हो गया, आपका अबाउट भी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो हम लोग ने अबाउट पेज में लिखा था वो आ गया। इसी तरीके से हम लोग अबाउट पेज पे भी एक सेम चीज़ें बना देते हैं। और यहाँ पे लिंक हम लोग होम पेज का डाल देते हैं। सही है, सेम चीज़ें आ गई। अब एक और चीज़ आप लोग ने नोट करी, बटन और लिंक दोनों इनलाइन टैग हैं। वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, इनलाइन एलिमेंट है। अब मैं इस पे होम पेज पे क्लिक करूँगा, ये देखें वापसी होम पेज पे चले गया। अबाउट पे क्लिक करा, ये वापसी अबाउट पे आ गया। देख रहे हैं सब? जी। ये लिंक करने के लिए ये वाले टैग्स होते हैं। ए का टैग पेजेस को लिंक करने के लिए, CSS की फ़ाइल को लिंक करने के लिए होता है नॉर्मल लिंक का टैग, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करने के लिए होता है स्क्रिप्ट का टैग। इसी तरह से अगर अब HTML का यहीं पे एंड करते हैं, इनपुट करके इनपुट के टैग में हम लोग एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं।
और एक और टैग होता है BR का, लाइन ब्रेक करने के लिए। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अभी मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, अभी यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हुई है, जबकि इनलाइन लेवल एलिमेंट है, इस वजह से लाइन ब्रेक नहीं हुई। अब हम लोग ने इसके इन दोनों के बीच में BR का टैग डाला और ये देखें लाइन ब्रेक हो गई, देखना। तो BR का टैग लाइन ब्रेक के लिए होता है। और अगर पैराग्राफ पे अगर लाइन डालनी है पूरी, मतलब अंडरलाइन करना है, तो इसके लिए टैग होता है एक HR का। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये देखें पैराग्राफ के नीचे पूरी पेज लाइन ब्रेक आ गया, ये वाली लाइन। इस तरीके से बहुत सारे टैग्स हैं। वो W3 स्कूल पे जाइएगा आप, ट्यूटोरियल्स में जाइएगा, लर्न HTML में जाइएगा, ये इतने सारे टैग्स आ गए, देखना। ये सारे इतने सारे टैग्स हैं। सिंबल्स डालने हैं तो सिंबल्स के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि आपके कीबोर्ड्स में सिंबल्स नहीं होते। इसी तरीके से अगर आपको लेआउट का टैग है, ये देखना, लेआउट पूरी डिफ़ाइन करी हुई है। ये टैग है, हेडर का टैग है, ये जो टैग है ना, ये बॉडी के अंदर हम लोग ने, आप सिर्फ टैग की बॉडी ओपन करेंगे ना, ग्रेटर दैन का साइन डालेंगे, ये इतने सारे टैग्स आ गए। डिव का टैग, DL DT EM एम्बेडेड फील्ड सेट, ये सब। इमेज का टैग, हम एक इमेज का टैग भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई इमेज उठा के इस फोल्डर में डालूँ। YRP की ही इमेज डाल लेना। सही है। इमेज का टैग यूज़ करते हैं हम लोग बटन से ऊपर IMG के टैग में हम लोग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग को बंद कर दिया। SRC मतलब सोर्स जो है इमेज की, वो भी तो हम लोग को डिफ़ाइन करनी पड़ेगी ना कि कौन सी इमेज यूज़ करनी है। तो इसके लिए होता है SRC का टैग। SRC के टैग में हम लोग ने कंट्रोल स्पेस दबाया तो ये हम लोग का फ़ोल्डर खुल गया, और ये YRP इमेज हम लोग ने सेलेक्ट करके एंटर दबा दिया। अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो आप लिखेंगे भी YRP इमेज IMG डॉट, ये पूरा आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ और, ये देखें इमेज आ गई। एक और चीज़ और, अगर इसको इमेज मिली नहीं, आपके फ़ोल्डर में तो इमेज, आपने कोई लूप वगैरह लगाया हुआ हो, मतलब खुद ही इमेज ढूंढ कर लगा रहा हो और उसको एक इमेज नहीं मिली, तो आप देखते हैं कि अगर किसी वेबसाइट पे जाती हैं, वहाँ पे छोटा सा इमेज का आइकन बना हुआ रहा होता है और लिखा हुआ होता है इमेज का नाम, वो होता है इसका एक एट्रीब्यूट होता है इमेज का, इमेज के टैग का अल्टरनेटिव, कि मतलब अगर इमेज ना मिले तो ये यूज़ कर लें। तो इसमें हम लोग ये डाल देते हैं YRP इमेज डॉट JPG वगैरह, जो भी आपको लिखना है अगर इमेज ना मिले। और अगर मैं यहाँ पे, ये देखें इसको इमेज नहीं मिली, यहाँ पे इमेज का टैग आ गया और ये हमारा अल्टरनेटिव टैग्स लिखा हुआ आ गया। अब इमेज मिल जाती है तो ये इमेज ले आता है। इमेज में भी देखेंगे इतने सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग को नीड नहीं होती, कम की होती है, ज़्यादातर की नहीं होती। ड्रैगेबल कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ड्रैगेबल से ट्रू करने से ये देखें इमेज को ड्रैगेबल ट्रू कर दिया, ये ड्रैगेबल अभी नहीं हो रही, जावास्क्रिप्ट इसमें लगानी पड़ेगी, वो ड्रैगेबल बन जाती है पूरी। और कौन सा टैग पढ़ाना है, टेबल का। अब हम लोग के हम लोग का जो टेबल का टैग होते हैं ना, वो काफ़ी डीप भी होते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, और काफ़ी हम लोग को उनकी नीड भी होती है काफ़ी, कि मतलब अगर हम लोग इनकी W3 स्कूल्स पे ही चले जाएं, ये भी टेबल्स का टैग यूज़ करेंगे। ये रहा टेबल, अभी लिखा था, ये रहे टेबल्स। टेबल के टैग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग, जैसे हेड का पूरा HTML का फॉर्मेट बनाया हम लोग ने,
इसी तरह से टेबल का एक फॉर्मेट बनता है, इसमें हम लोग पहले लिख रहे होते हैं टेबल। टेबल का सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये टैग होता है। अब्दुल लतीफ़ आपका माइक ऑन है, आपको अगर कुछ बोलना नहीं है तो माइक क्लोज कर लें। ओके, थैंक यू। टेबल के भी टैग में एक टेबल का टैग एक अलग ही HTML का डॉक्यूमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हेड्स होते हैं और बॉडी होती है। इसमें हेड लिखने के लिए टी हेड की एक टैग होता है, टी हेड, और बॉडी के लिए जो होता है टी बॉडी। ये सेल्फ डिफाइन आपको दिख रहा होगा कि हम लोग ने टी हेड क्यों यूज़ करा और टी बॉडी क्यों यूज़ करा। अभी क्योंकि हम लोग ने HTML का इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, इस टेम्पलेट इतना समझा है, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। हेडिंग्स के टैग में जो भी हम लोग डालेंगे वो होता है टेबल का हेडिंग्स जो ऊपर डाली हुई होती है। जैसे कॉलम डिफाइन नहीं करे होते, एक मिनट, ये जैसे ये टेबल्स है पूरा, सही है, ये टेबल की हेड्स हैं, ये देख रहे हैं ऊपर, ये टेबल का हेड है, ये सारी हेडिंग्स हैं, ये देखें ये सारी हेडिंग्स हैं। इसी तरह से टेबल के हेड में जो आ रही होती है ये हेडिंग्स होती है। अब टेबल के लिए रॉ भी चाहिए होती हैं। एक मिनट में दोबारा से एक्सेल ओपन कर लूँ। टेबल के लिए आप लोग को रॉज भी चाहिए होते हैं और कॉलम भी चाहिए होते हैं। ये एक रॉ कहलाती है और एक ये कॉलम कहलाता है। और जो रॉ और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, जैसे एक ये जो हाईलाइट हुआ हुआ ये कहलाता है सेल। अब हम लोग को टेबल हेड में डिफ़ाइन करनी होती है टी आर फुल फॉर्म होती है टेबल रॉ। टेबल रॉ को डिफ़ाइन करने के लिए इसके अंदर हो रहा होता है टेबल बॉड TD, टेबल डेटा या टेबल हेडिंग। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, पर इसको आगे विजुअल डिफरेंस इन दोनों में होता है। जैसे टेबल हेडिंग का और हेडिंग का और पैराग्राफ का डिफरेंस होता है, वैसे TH और टी बॉडी का डिफरेंस होता है, टी डेटा का। हम लोग को टी हेड बनाने 2-3 टैग हेड बना देते हैं। यहाँ पे हेड 1 दे देते हैं हम लोग, हेडिंग 1। इसी तरीके से हम लोग हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसी तरह से हम लोग टी बॉडी में गए, TR, अब TD भी हम लोग 3 बना लेते हैं। फॉर हेडिंग 1, 2, 3। अब हम लोग को इसकी नीड नहीं है एक्सेल का। एक मिनट में इमेज कमिट आउट कर दूँ। अच्छा, अगर आप लोग को कोई कोड नीड हो बाद में, पर अभी डिलीट करने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मुझे अभी हेडिंग को मतलब इमेजेस को आपके लिए बाद में दिखाना होगा, पर अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, तो कमिट का ऑप्शन होता है। कमिट के ऑप्शन के लिए आप लोग को यूज़ करना होता है, मेरा कीबोर्ड देखिएगा आप यहाँ पे, सही है, कंट्रोल का बटन और स्लैश। ये जो स्लैश है ये वाला, कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे तो फिर ये कमिट हो जाएगा। ऐसा फॉर्मेट हो जाएगा तो मतलब ये कमिट हो चुका है कि ये अब लाइव सर्वर पे, लाइव डॉक्यूमेंट पे आपको दिखेगा नहीं, पर कोड यहीं पे मौजूद होगा। ये देखें, अब मुझे ये वापसी लाना है, कंट्रोल और ये स्लैश। अब ये देखें वापसी आ गया। मुझे बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि मतलब मुझे जब डिलीट करना है कोड मैंने कमिट कर दिया, जब वापसी लाना है मैं ले आया। ये वाला स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड वाला। और स्क्रीन कीबोर्ड बंद करते हैं और ये बाकी चीज़ें कमिट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को इस पर टेबल की नीड है। अच्छा, मैं बस एक चीज़ और बता दूं टेबल से पहले। हरीफ के टैग में, अच्छा हाँ, ये मैंने पूरा कमेंट करा हुआ यहाँ तक।
हरीफ के टैग में एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट का, सही है। अगर आप लोग हरीफ का टैग बगैर टारगेट के यूज़ कर रहे होते हैं तो ये उसी पेज पे पेज चेंज कर देता है। मगर आपको अगर रीडायरेक्शन के लिए यूज़ करना होता है तो इसमें एक वो होता है एट्रीब्यूट टारगेट। टारगेट स्लैश पेरेंट कर दें, स्लैश ब्लैक कर दें, ब्लैंक। सेव करें, रीलोड करें। अगर आप अब ये प्रेस करेंगे तो ये एक न्यू विंडो ही पूरी खोलेगा। ये देखें, न्यू विंडो खोली, ये वाला पेज हमारा यहीं पे रहा। तो टारगेट का एट्रीब्यूट ये कर रहा होता है। वापसी से हम लोग टेबल पे आ जाते हैं। टेबल में आपको डिफरेंस दिख रहा है हेडिंग और नॉर्मल उसमें। या इसके एक एट्रीब्यूट होता है, वो पूरा बॉर्डर दिखा देता है कि मतलब हाँ ये वाला। अब दिख रहा है हेडिंग और उसमें डिफरेंस। जी सर। अच्छा, इसमें अगर हेडिंग जितनी भी बड़ी होगी ना, आपका नीचे की जो दूसरी टेबल रॉज होंगे उतनी ही बड़ी होंगी। और अगर कोई आप हेडिंग के अलावा एक टेबल डेटा डाल देते हैं, एक टेबल सेल डाल देते हैं, तो ये देखें बगैर हेडिंग का सेल आ जाता है, वो फिर डिफ़ाइन नहीं होता। तो इस वजह से चल रहा तो होता है, पर आप टेबल के लिए हेडिंग लाजमी बनाया करें तो गुड प्रैक्टिस रहती है। तो ये हेडिंग है और ये रॉज है। इसी तरह से अगर आपको कोई टेबल की सेल 2-3 पे करना होता है तो कॉल स्पैन, आई थिंक कॉल स्पैन से होता है। ये देखें, कॉल स्पैन के एक एट्रीब्यूट होता है जो पूरा जो टेबल का सेल होता है उसमें बाकी जो आगे के सेल होते हैं वो मर्ज कर देता है। रहते रहते वहीं पर हैं सेल, पर मर्ज कर देता है। ये देखें, इससे क्या हुआ, मैंने इसको कॉल स्पैन 3 दे दिया कि अब ये जो कॉल इस सेल है, एक सेल ये 3 सेल की जगह लेगा। इससे क्या हुआ, इसने हेडिंग 1 को भी कवर करा, हेडिंग 2 को भी कवर करा, हेडिंग 3 को भी कवर करा। बाकी के जो 2 सेल थे आगे के, जो हम लोग के ये जो 2 सेल हैं, ये लोग आगे चले गए विदाउट हेडिंग। समझ में आया? नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूँ, ओके। कॉल स्पैन का एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर का एट्रीब्यूट है, सोर्स का एट्रीब्यूट है। इसी तरह से टेबल डेटा में टेबल डेटा और TH में कॉल स्पैन का एक एट्रीब्यूट होता है। इससे ये डिफ़ाइन करते हैं हम लोग कि अगर किसी सेल को आगे वाले सेल्स देने हैं, जैसे मुझे इसको 3 सेल के बराबर एक सेल बनाना था, वो डिफ़ाइन कर देते हैं इसमें। अगर कॉल स्पैन के उसमें मैं हेडिंग को भी 3 सेल पे डिफ़ाइन कर दूं, ये देखें अब इक्वल हो गया, क्योंकि नीचे वाला जो हमारा कंटेंट है ये भी 3 सेल था। कि अगर मैं इसको 2 सेल में कन्वर्ट कर दूं, ये सिर्फ 2 आ रही है। समझ में आ गया इतनी बात? अब जी। जी। ओके, आगे चलते हैं। अब आपसे इनको कॉल स्पैन हटा देते हैं। इसी तरीके से ये जो TR का है, ये है एक रॉ। हम लोग को मल्टीपल रॉ चाहिए तो फिर हम लोग एक और TR का बनाएंगे। इसी में 3 TD इसी तरह से ऊपर तरीके से बनाएंगे। फॉर हेडिंग 1 डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ओके, ये देखें
इसी तरह से मल्टीपल हम लोग रॉस बना सकते हैं। इतनी सारी रॉ हो गई। इसी तरह से हम लोग मल्टीपल अगर हेडिंग्स और भी चाहिए हो टेबल में तो फिर इसी तरह से हम लोग आगे हेडिंग बढ़ा सकते हैं। डेटा भी बढ़ाना पड़ेगा कि मतलब सही है। मैंने सिर्फ डेटा बढ़ाया और हेडिंग्स बढ़ाई हैं। समझ में आ गया आपको? जी आगे बढ़ें, आप CSS की तरफ चलें या सिर्फ आज की क्लास यहाँ तक ही रखें? CSS नेक्स्ट क्लास से कर दिएगा। ओके, फिर मुझे आप असेसमेंट देंगे अब सबको ही। अभी रुके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ तक काफ़ी रहेगी क्लास की। सही है, तो रिकॉर्डिंग